हेलो एवरीवन। आज हम बच्चों क्लास 9th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स उसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के नेचर के बारे में, क्या होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में। ठीक है, देन एटम्स किस चीज के बने होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं एंड उसके बाद हम जानेंगे अगले चैप्टर में फिर एटम के डिटेल्ड स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली अवधारणा जो है एटम की वो किसने दी थी, ये सब जो बेसिक जानकारी है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में केमिस्ट्री में, वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको ना शुरू में कुछ लॉज दिए हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। ठीक, कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो एटम्स हैं हमारे नेचर में, टोटल हमने पढ़ा ना, जैसे 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं हमारे नेचर में। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार के जो एटम्स हैं वो किस प्रकार से केमिकली कंबाइन करके तरह तरह का मैटर बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज में हमारे दो बेसिक लॉज है, और भी हायर क्लासेस में 11th क्लास में आएंगे आपके, लेकिन अभी फिलहाल आपको दो ही लॉज दिए हैं। ठीक है, सिलेबस में। तो पहला जो लॉ है इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है ये लॉ? कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित होना, लूज नहीं करना। मास मतलब होता है द्रव्यमान, उसका केजी में, ग्राम में, किसी में भी नाप सकते हैं। ठीक है ना? तो क्या कहता है लॉ कि जब भी हम कभी कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो जो चीजें उसमें हिस्सा लेती रिएक्शन में वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स, और जो नई चीजें रिएक्शन में अंत में बन जाएं उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मैटर है, अब मैटर किसका बना है? बहुत छोटे छोटे कणों का बना है, एटम्स बोलते हैं उनको। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स न तो बनते हैं, ना तो उनका निर्माण होता है, और ना ही वो नष्ट होते हैं, ना ही वो उनका डिस्ट्रक्शन होता है। समझ में आ गया? तो मैटर, अदरवाइज मैटर के स्थान पे हम एटम्स भी बोल सकते हैं। तो मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स का निर्माण हो सकता है और ना ही वो नष्ट किए जा सकते हैं। तो क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में, रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले रिएक्टेंट्स के स्थान पे जो जो ले लेंगे ना एटम्स, उतने ही हमको वापस प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। बस उनके बीच में क्या होगा, रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि भाई कोई दो तीन एटम आपस में जुड़े हुए हैं, वो एक दूसरे का साथ छोड़ के किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, बस खाली उनके बीच में बंधन टूटते हैं, नए बंधन बनते हैं। बंधन, इनको हम बॉन्ड बोलते हैं, आगे देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं बॉन्ड्स। ठीक है कि नहीं? क्या तो जस्ट उनका रीअरेंजमेंट होता है। टोटल जितने प्रकार के, जितने संख्या में एटम्स हम ले लेंगे एक रिएक्टेंट के रूप में, उतने ही हमको मिलेंगे प्रोडक्ट के रूप में। समझ में आ गया? और उनका मास भी जितना लेंगे स्टार्टिंग में, उतना ही हमको एंड में मिलेगा। ठीक है, अगर हमने लेफ्ट साइड में 100 ग्राम ले लिया सब कुछ मिला करके, तो हमको जो प्रोडक्ट है उनका चाहे स्वरूप बदल जाएगा, बट मास उनका 100 ग्राम ही होने वाला है, ना उसमें कमी आएगी ना उसमें वृद्धि होगी। ठीक है, सो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया? और दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, the total mass of reactants is equal to the total mass of the products. Reactants are the substances that take part in a chemical reaction. तो रिएक्शन जब भी लिखते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं हम। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेज दोज आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये नई चीजें जो कि अंत में बन जाती है रिएक्शन के दौरान या रिएक्शन के अंत पे, इनको हम राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, और ये जो लॉ है ये प्रॉपरली वेरीफाई किया था लेवोइजियर ने, और इसी ने इसको स्टेट किया। ठीक है, इसी ने इसको दिया लेवोइजियर। क्लियर है? यही पर्सन था जिसने सर्वप्रथम ऑक्सीजन बनाई थी लेबोरेटरी के अंदर। ठीक, चलिए आगे हम चलते हैं सेकंड वाले लॉ की तरफ। तो ये पहला इंपॉर्टेंट लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का संरक्षण। क्लियर है? मास लूज नहीं होता, जितना लेंगे उतना ही हमको मिलेगा। ठीक, चलिए सेकंड लॉ बहुत आसान है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब होता है न बदलने वाला, प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो। ठीक है भाई, अगर कोई दो चीजों का रेशियो निकालते हैं उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये क्या कह रहा है कि लॉ क्या कहता है कि जब भी हमारे नेचर में, पता है प्योर एलिमेंट्स है टोटल कितने? 92। नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? 92 है संख्या के अंदर। ठीक है कि नहीं? क्या अभी ये एलिमेंट्स बहुत ही छोटे छोटे फंडामेंटल सिमिलर पार्टिकल्स के बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे हम एटम में के बारे में आगे, डाल्टन के पोस्टुलेट्स जिसने सबसे पहले एटम के बारे में बताया। ठीक है कि नहीं? क्या तो एलिमेंट्स दे आर मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, अब 92 प्रकार के एलिमेंट्स है, इनके जो
एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना वो केमिकली कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। समझ में आ गया? मान लीजिए एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, तो ए के कुछ एटम, बी के कुछ एटम्स आपस में केमिकली जुड़ के कंबाइन करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। अभी केमिकली कंबाइन करना मतलब क्या होता है? तो बच्चों जितने भी एटम्स होते हैं ना अलग अलग एलिमेंट्स के, उन वो किस चीज के बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। ये कैसे पता चला, कैसे खोजो, ये नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ठीक है? सो बेसिकली द एटम्स दे आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है? और ये जितने भी एटम्स होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स, वो थोड़े से उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता। भाई कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उतने ही होते हैं उनके पास, फिक्स। वो नोबल गैसेस कहलाती हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करना पसंद नहीं करते दूसरे एलिमेंट्स के साथ में। देन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स आवश्यकता से अधिक हैं, तो वो नॉर्मली अपने जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है किसी को डोनेट कर देना चाहते हैं, लूज करके दे देना चाहते हैं, वो मेटल्स कहलाते हैं। देन स्टिल दूसरे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास आवश्यकता से इलेक्ट्रॉन्स क्या है? कम है, वो किसी से गेन कर लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं, वो नॉन मेटल्स है। समझ में आ गया? तो तीन बेसिक कैटेगरी हो गई, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। ठीक है? फिर बीच में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें क्या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही गुणों का सम्मिश्रण है, मिलावट है। ठीक है कि नहीं? वो कहलाते हैं मेटेलॉइड्स या फिर सेमीकंडक्टर्स। 6 हैं सिर्फ ये, नोबल गैसेस भी 6 ही हैं। ठीक है? 63 मेटल्स हैं हमारे। ठीक? तो अब क्या, मान लीजिए यहाँ पे एक मेटल है, दूसरी जगह एक नॉन मेटल आ गया। अब मेटल जो है, जैसे कि मैंने बताया, उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, जबकि नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो अगर एक एटम की और एक मेटल और नॉन मेटल की मुलाकात हो जाए तो क्या करेगा? मेटल जो है उसका एटम तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की कोशिश करेगा और नॉन मेटल का इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा। और गेन लॉस के चक्कर में पता क्या होता है? ये आयन बन जाते हैं। अब आयन क्या होता है? भाई एटम जो होता है ना उसके अंदर दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, एक होते हैं प्रोटॉन्स। दोनों, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का होता है, प्रोटॉन का होता है प्लस का। ठीक है? और शुरू शुरू में जब ये किसी से रिएक्ट नहीं किया, किसी के साथ लेन देन नहीं हुआ, तब ये चार्ज बिल्कुल बैलेंस में होता है। अब मान लीजिए एक एटम है एलिमेंट का, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन होगा उसके पास। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या अथवा प्रोटॉन की संख्या, इसको हम एटॉमिक नंबर कह देते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे कि मैंने बताया प्राकृतिक 92 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा हीलियम है, तीसरा लिथियम है। सीक्वेंस आपको लर्न करना बता दूंगा मैं। ठीक है? तो अब हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो इससे हम क्या समझे? इससे हम ये समझे कि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। समझ में आ गया कि नहीं? का और तीसरा पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन, जिसका कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, विच हैज नो चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस का, प्रोटॉन का प्लस का। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, माइनस और प्लस वाले पार्टिकल्स बैलेंस में होते हैं। ठीक है? देखेंगे कि किसको पता चला, कैसे पता लगा, कैसे खोजी। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द चैप्टर नंबर 4। ठीक है कि नहीं? का तो अभी फिलहाल हम चैप्टर नंबर 3 पे ही हैं। ठीक? तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या ही डिसाइड करती है उसका एटॉमिक नंबर। क्लियर है ना? तो अब होता ही है कि हमारे जो 92 एलिमेंट्स हैं उनका सीक्वेंस में उनको जचाया गया। तो एटॉमिक नंबर 1 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन वाला एलिमेंट हीलियम हो गया। एटॉमिक नंबर 3 मतलब तीन प्रोटॉन तीन इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट लिथियम हो गया। ठीक है? अब इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने बताया कि किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। ठीक है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन्स लेन देन के चक्कर में क्या कर देते हैं? कंपाउंड्स बना देते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम, ठीक है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो इसका टोटल चार्ज जीरो हो जाएगा, क्योंकि चार्ज प्लस और माइनस का कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। अब अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लूज क्यों करेगा उसका भी कारण बताएंगे। तो अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उस पे माइनस का चार्ज हटने से एक प्लस का फालतू बच गया, तो ये हमारा H प्लस बन गया। तो अब एटम जो होता है उसमें चार्ज बैलेंस में होते हैं, और अगर ये चार्ज का इम्बैलेंस आ जाए तो या तो प्लस का चार्ज बढ़ जाए या माइनस का बढ़ जाए, तो ऐसे चार्ज वाले एटम्स को हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं? चार्ज वाले एटम को क्या बोलते हैं हम? आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये आयंस फिर अपोजिट चार्ज वाले हो जाते हैं। भाई एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो प्लस का आयन बन गया, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो माइनस का बन गया, और इस प्रकार से ये प्लस और माइनस के आयंस अपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस प्रकार से कंपाउंड बन जाते हैं। तो न केवल इलेक्ट्रॉन के खोने पाने से, बल्कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, शेयरिंग से भी कंपाउंड बन जाता है। तो ये लॉ कहता क्या है कि जब कभी दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे ना, तो वो केमिकली जुड़ेंगे एक फिक्स्ड रेशियो में। जब जब कंपाउंड बनेगा दो एलिमेंट्स का, तो हमेशा फिक्स्ड रेशियो में जुड़ के ही बनेगा। समझ में आ गया? एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। आपको एक सिंपल सा कंपाउंड है, बहुत समय से आप पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO2। अब CO2 जब हम लिखते हैं तो इसमें
सी लिखा है, नीचे कोई नंबर नहीं लिखा है, ओ लिखा है, उसके नीचे नंबर क्या लिखा है 2। समझ में आ गया कि नहीं क्या? CO2। चलिए आपको लिख के भी दिखा देते हैं स्क्रीन पे। ओके चलिए, ये हमारा है सी और इसके बाद ओ, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आएगी, 2। ओके जी, ये हमारा कंपाउंड है। अब इसको बनाने के लिए क्या हुआ बताओ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ क्या, कार्बन का एक ही एटम हुआ है, यूज हुआ है, और ऑक्सीजन के कितने एटम यूज हुए, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे ना, तो उसके एटम्स हमेशा 1:2 के रेशियो में ही कंबाइन होंगे। अब अगर मैं 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन ले लूं तो मिलके CO2 नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब जब बनेगा, वी विल ऑलवेज नीड 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी। ठीक है, तो इसका मतलब इनका रेशियो क्या हो गया, 1:2। तो अगर मुझे बताओ जितना कार्बन लेना है तो उसका दुगना लेना पड़ेगा ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या। तो अगर मैं कार्बन 10 ले लूंगा तो ये 20 चाहिएंगे, ये मैं 5 ले लूंगा तो ऑक्सीजन 10 चाहिएंगे। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ये हुआ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब जब दो एलिमेंट्स को यूज करके कभी भी कंपाउंड बनेगा, तब तो वो एलिमेंट्स के जो एटम्स है एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगे। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं वाटर का, सपोज। ठीक है, तो वाटर का फॉर्मूला सभी को पता होगा बच्चों, क्या है ये, H2 होता है ना। चलिए ये हो गया H2 एंड O। चलिए अब मुझे बताइए, वाटर बनाने के लिए दो एलिमेंट्स कौन से लगे, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का लगा। इस बार हाइड्रोजन के 2 एटम लगे, ऑक्सीजन का क्या लगा, एक एटम लगा। तो जब जब वाटर बनेगा ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही बनेगा, और हाइड्रोजन के एटम्स की संख्या ऑक्सीजन के मुकाबले डबल होगी। तो अगर ये मैं 20 ले लूं तो 10 लगेगा, ये 8 ले लूं तो ये 4 लगेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कितने भी एटम्स हाइड्रोजन के ले लूं, कितने भी ऑक्सीजन के ले लूं, सबको मिला जुला के पानी बना दिया, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, छोटा सा। अमोनिया गैस है, आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा होगा, ये 8th क्लास में। अमोनिया गैस NH3 होता है, एन ओके जी, चलो ये हो गया हमारा अमोनिया। ठीक है कि नहीं क्या? अभी मुझे बताओ कि ये कंपाउंड जब भी बनेगा तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यूज करके बनेगा, तो इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। जब भी ये बनेगा, एक एटम नाइट्रोजन का लगेगा तो 3 गुना हाइड्रोजन लगेंगे। तो अगर मान लो नाइट्रोजन 5 है तो ये लगेगा 15, ये 10 है तो ये लगेगा 30। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। रेशियो फिक्स होने वाला है उन एटम्स का जिनसे कंपाउंड बनेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये था कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वाज वाटर एंड दिस वन इज अमोनिया। तो एक और भी चीज है, अब इसका एक और स्टेटमेंट भी है, क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना किसका, कार्बन ऑक्सीजन का। तो इसका मतलब जब जब मुझे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना होगा ना, तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन यही दो एलिमेंट चाहिए, किसी और को मिला करके हम CO2 नहीं बना पाएंगे। समझ में आ गया? तो देखो, द रिलेटिव टाइप एंड नंबर ऑफ एटम इन ए कंपाउंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आ गया कि नहीं क्या? जो प्रकार है एटम्स का, तो प्रकार मतलब कार्बन और ऑक्सीजन 2 प्रकार हो गया, यहाँ पे भी ये 2 है, यहाँ पे भी 2, 3 भी हो सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो H और S और O मतलब हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट हो गए यहाँ पे। ठीक है, उसके एटम्स हो गए, 3 एलिमेंट के एटम्स हो गए। तो टाइप ऑफ एटम्स फिक्स रहेंगे, एंड हर एटम के कितने, हर एलिमेंट के कितने कितने एटम्स यूज होने वाले हैं उस कंपाउंड में, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब जब भी CO2 बनेगा तो इसका एक एटम, इसके 2 एटम, ये फिक्स है संख्या। जब भी वाटर बनेगा, इसके 2 एटम, इसका ये एटम। और ये जो चीज मैंने बना दी ना, जो एटम्स का समूह कंपाउंड के अंदर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज एक अकेला C लिख दूंगा, ये अकेला C लिख दिया, ये अकेला O लिख दिया, ये अकेला H लिख दिया हमने, तो ये जो चीज है ना, ये जो मैं लिख रहा हूं अभी, ये एटम हो गए। क्या हो गए? ये एटम्स हो गए। और ये गुच्छा है ना एटम्स का, गुच्छा, इसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम यही है बच्चों, समझ में आ गया, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब मुझे बताओ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको पता है। ठीक है, तो मुझे तो क्या आप कभी भी अलग थलग रहना पसंद करोगे, परिवार में रहना पसंद करोगे? भाई ऑफ कोर्स परिवार में रहना पसंद करोगे, दुख सुख बांटते हैं परिवार के साथ मिलके। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से हमारी प्रकृति में एटम्स इंडिविजुअली अलग थलग पाए नहीं जाते।
ये सारे के सारे दुखी हैं भाई, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो फिर अपना ये क्या है, बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ में, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन बंटवारा शेयरिंग कुछ भी करते हैं, बट आपस में साझेदारियां कर लेते हैं ये, और कंपाउंड बनाना पसंद करते हैं, मॉलिक्यूल्स के रूप में पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो देखेंगे फिर कई प्रकार के मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे बनते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एटम जो होते हैं प्राकृतिक अवस्था में, नेचुरल अवस्था में इंडिपेंडेंटली अलग थलग अकेले अकेले घूमते हुए नहीं मिलेंगे आपको कहीं पे भी। नेचुरल प्रकृति में ऑक्सीजन अकेला एटम घूमता हुआ नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन अकेला एटम घूमता हुआ नहीं मिलेगा, ये हमेशा गुच्छों में पाए जाएंगे, ठीक है। अब गुच्छा जो होता है वो दो मेन प्रकार का हो सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या भाई, ये देखो यहाँ पे ये दो अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं इसमें, समझ में आ गया। तो अगर एक से अधिक प्रकार के एटम्स हैं समूह के अंदर तो वो कहलाता है एटम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ये कंपाउंड हो गए, ठीक है। अब मुझे बताओ हमारी प्रकृति में ऑक्सीजन गैस भी तो होती है, तो ऑक्सीजन गैस कैसे लिखेंगे बताओ? ओ और टू, इसका मतलब क्या है, दो ऑक्सीजन एटम भी आपस में क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, तीन ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ के ओजोन बनाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या ओ और तीन, ठीक है। इसी प्रकार से सल्फर ले लेता हूं, सल्फर जो होता है ना सल्फर, उसमें 8 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, 8 एटम, ये एस सल्फर हो गया, और इसके कितने 8 एटम्स, ठीक है। तो अब देखो क्या फर्क है, यहाँ पे जो गुच्छा है एटम्स का उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स ही हैं, एक ही प्रकार का एलिमेंट हो गया, इसमें भी ऑक्सीजन के एटम्स हैं 3, इसमें सल्फर के 8 एटम्स हैं। तो ये जो तीनों जो है ना बच्चों, ये वाले जो तीनों है हमारे, ये क्या है, ये मॉलिक्यूल तो है बट ये एटम के हैं, एलिमेंट के मॉलिक्यूल हो गए। तो एलिमेंट का मतलब होता है एक ही प्रकार के एटम्स होंगे, उसमें मिलावट नहीं है। और ये जो तीनों है ना, कौन से वाले, ये कौन से, CO2, अमोनिया और वाटर, ये जो तीनों हैं ये क्या है बताओ, ये कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हो गए। समझ में आ गया? ठीक। और ये जो है ये एटम्स है हमारे, समझ में आ गया? ये क्या है तीनों, ये हमारे एटम्स हैं। तो ध्यान देंगे बच्चों, फर्स्ट वाला जो सर्कल है उसमें क्या है, एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये एटम्स हैं और ये इधर वाले दोनों मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें देखो जो भी कुछ है उसमें एक से अधिक प्रकार के एटम्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया और ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया। तो एलिमेंट में एक ही जैसे एटम्स होते हैं, कंपाउंड में एक से अधिक प्रकार के एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। समझ में आ गया? तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गया होंगे आपको। इन फॉर्मिंग ए कंपाउंड, ये बीच वाला कंपाउंड है, कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, कम से कम दो या दो से ज्यादा, तो यहाँ मैंने दो वाले लिए, दो से ज्यादा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दो से ज्यादा भी हो सकता है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन, तो केमिकल कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन शेयरिंग, जिससे कि वो आपस में इकट्ठे हो जाएं, ठीक है कि नहीं? क्या तो एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, जब जब वो केमिकली जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ तो एक फिक्स्ड रेशियो में ही जुड़ेंगे, ठीक है। एंड द रिलेटिव टाइप एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और कोई जब भी कंपाउंड बनेगा ना तो जो प्रकार है एटम्स का, टाइप, जैसे यहाँ दो प्रकार हो गए, और उनकी जो संख्या है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। और ये लॉ दिया था प्राउस्ट ने, तो समझ में आएगा पिछले वाला किसने दिया था, लेवोइजियर ने, और ये दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। क्लियर है? चलिए, तो ये सारे मैं जो मार्क्स हैं वो रब कर देता हूं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। ओके, अब हम देखेंगे बच्चों कि जो एटम है उसके स्ट्रक्चर के बारे में सर्वप्रथम किसने कहा था। तो वैसे हमारे पास जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके आधार पे तो हम जॉन डाल्टन, ये एक टीचर थे स्कूल में साइंस के, इन्होंने सबसे पहली अवधारणा दी थी एटम के बारे में, परमाणु के बारे में। लेकिन हमारे जो लिटरेचर हमको एंशिएंट हमारे इंडिया का मिलता है उसमें एटम के बारे में, परमाणु के बारे में जो सबसे पहली धारणा दी थी वो आज से लगभग 2500 साल पहले दी थी महर्षि कनाड ने। महर्षि कनाड, तो इन्होंने बहुत पहले ही एटम के बारे में, परमाणु के बारे में बता दिया था। तो पहले मैं आपको महर्षि कनाड के व्यूज के बारे में बता दूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स मतलब उसके थॉट्स क्या थे, विचार क्या थे एटम के बारे में, ठीक है कि नहीं? क्या उसका मानना था कि एटम क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। और जॉन डाल्टन ने और महर्षि कनाड दोनों के बीच में एक समानता ये है कि दोनों ने प्योर थिंकिंग के आधार पर, इंट्यूशन मतलब सिर्फ थॉट प्रोसेस के आधार पर ही ये एटम की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने एटम के बारे में जानकारी देने के लिए किसी प्रकार के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का, प्रयोग का कोई यूज नहीं किया है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो इन्होंने जो भी बताया इसमें से कुछ बातें सही हैं, कुछ गड़बड़ भी हो गई, ठीक है ना। डाल्टन ने क्या, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं महर्षि कनाड ने क्या बताया। तो महर्षि कनाड ने बताया कि हमारे चारों ओर हम जो भी
चीजों को देखते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, उसको हम बोलते हैं पदार्थ। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में मैटर, समझ में आ गया? पदार्थ का नाम दिया उन्होंने उसको। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पदार्थ है इसको यदि हम तोड़े, मान ले एक पदार्थ का कोई मैटर का टुकड़ा ले ले कोई भी, है ना, उसको हम तोड़े तो उसका छोटा पीस हो जाएगा, और तोड़े और छोटा पीस हो जाएगा, उसको तोड़ते जाएं तो एक लिमिट होगी जब उसको हम और ज्यादा छोटे कणों में नहीं तोड़ पाएंगे, तो जो सबसे छोटा कण होगा जिसमें पदार्थ को तोड़ा जा सकता है और उसके उपरांत उसको और ज्यादा छोटा नहीं किया जा सकता है, वो सबसे छोटा कण जो है पदार्थ का, वो एटम कहलाता है। ये कथन था महर्षि कनाड का, और उस को हिंदी में उन्होंने नाम दिया परमाणु। फिर उन्होंने क्या बताया कि ये जो परमाणु होते हैं ये अलग थलग नहीं पाए जाते हैं, तो एक ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो परमाणु है आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं परमाणुओं के, और इन समूहों को हम बोलते हैं अणु, इंग्लिश में एटम। तो आपका जो चैप्टर का नेम है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो एटम को हिंदी में परमाणु कहा जाता है और मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं अणु कहते हैं। तो परमाणुओं का समूह ही अणु होता है। समझ में आ गया? तो ये तो था महर्षि कनाड की। फिर उन्होंने कॉम्बिनेशन लॉज वगैरह के बारे में भी समझाया था, सारी चीजें उन्होंने भी बताई थी, बट वो जटिल संस्कृत में है, तो कई लोगों को समझ में नहीं आया, अप्रूवल नहीं हुआ वहां से। तो जॉन डाल्टन को ही बेसिकली हम क्या है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी का जनक मानते हैं कि उन्होंने पहले एटॉमिक थ्योरी दी थी, बट ये अनसाइंटिफिक थ्योरी है, ये सिर्फ थॉट पे आधारित है, इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं क्या कथन था जॉन डाल्टन का। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डाल्टन के पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट का मतलब होता है अजम्पशन, सिर्फ उन्होंने मान लिया, उन्होंने कोई प्रूव करके चेक नहीं किया कि सही है कि नहीं है। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो होता है बहुत ही छोटे छोटे कणों का बनता है, जिन कणों को हम क्या बोलते हैं, एटम्स, अणु, परमाणु बोलते हैं, एटम्स। ठीक है, एन एटम इज इनडिविजिबल। एटम क्योंकि सबसे बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसको और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते, मतलब ये फंडामेंटल कण है। It cannot be broken down into smaller particles. तो an atom is indivisible. समझ में आ गया? उसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। It cannot be broken further into smaller parts. उसके बाद उन्होंने क्या बताया? All the atoms of an element are similar in all respects. किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो हर मायने में, हर प्रकार से एक जैसे होते हैं, चाहे वो मास ले लो, चाहे वो स्ट्रक्चर ले लो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस ले लो, हर प्रकार से उनका जो होता है प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे, तो इसका मतलब एलिमेंट की डेफिनेशन मिल गई, एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, चलिए उसके बाद एक ही एलिमेंट के एटम्स एक जैसे, तो अगर मान लो अलग अलग एलिमेंट्स ले लो, मान लो एक कार्बन ले लिया, एक ऑक्सीजन ले लिया, तो कार्बन के एटम्स अलग प्रकार के होंगे, छोटे बड़े हो सकते हैं, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के ले लिया, तो कार्बन ऑक्सीजन के एटम्स में वजन में फर्क होगा, साइज में फर्क होगा, सब कुछ फर्क होगा, प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स के अगर एटम्स ले लिए जाए ना, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। समझ में आ गया कि नहीं? उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होती है। समझ में आ गया? देन उसके बाद ये क्या कह रहा है अगला, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो उनका भी मानना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं ना तो उनका निर्माण हो सकता है ना वो नष्ट हो सकता है, जितने लेंगे ना एटम शुरुआत में रिएक्शन में उतने एंड पे मिलेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक चीज समझते हैं आप, आपको एक प्रेशर कुकर दिया जाए और उसमें कुछ चीजें हमको बॉईल करनी है पानी में। ठीक है, चलिए आपको हमने 2 आलू दे दिए, पोटैटोज, ठीक है, और सपोज उसमें हमने 3 मटर डाल दिए, ठीक है, और 1 गाजर डाल दी। ठीक है, 2 आलू, 3 मटर और 1 गाजर, 1 2 3। ठीक, अब उबालने के लिए रख दिया, तो उबलने के बाद मुझे बताओ क्या 3 आलू निकलेंगे क्या उसमें से? इज इट पॉसिबल? तो भाई उबल गया तो भी आलू तो 2 ही होंगे, मटर 3 ही होंगे, और गाजर जो है, कैरेट वो 1 ही होगी। समझ में आ गया? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर सपोज तो ये पकना जो है वो सपोज केमिकल रिएक्शन है, ठीक है कि नहीं? क्या तो रिलेटिव संख्या तो उतनी नहीं रहने वाली है, 3 प्रकार की चीज डाली 3 ही प्रकार की मिलेंगी, टोटल जितनी संख्या डाली उतनी मिलेगी। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर प्रेशर कुकर खोलने के बाद में आपको 3 आलू मिल जाए, सपोज 3 आलू मिल जाए, तो बताओ आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? ये तो जादू हो गया कि भैया आलू तो डाले 2, 1 फालतू मिल गया, इसका मतलब क्या, प्रेशर कुकर ने निर्माण कर दिया क्या? ये तो जादू मंत्री हो गया ना, तो ये संभव नहीं है। अच्छा इसी प्रकार से मान लो कि आपको 2 आलू और 3 मटर डाले थे, 3 आलू और 2 मटर मिल जाए, इसका अर्थ क्या होगा? 3 आलू और 2 मटर का अर्थ हो गया कि 1 मटर आलू में बदल गया, ये भी संभव नहीं है। भाई अदला बदली थोड़ी होती है, ठीक है कि नहीं? क्या और मान लो आपको पता लगे कि प्रेशर कुकर खोले तो भाई 2 आलू के स्थान पे 1 ही आलू मिले आपको,
तो इसका मतलब क्या प्रेशर कुकर हड़प गया क्या एक आलू? ये भी होता नहीं है। जितना लेते हैं उतना ही तो मिलता है हमको। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इसका मतलब एटम्स जो होते हैं ना तो बनते हैं नए और ना बिगड़ेंगे। समझ में आ गया? जितना लेंगे उतना ही हमको मिलेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आया, ठीक है? तो एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? चलिए, और अदला-बदली भी नहीं हो सकती। अभी बताया मैंने क्या कि एक एलिमेंट के एटम, जैसे आलू से मटर नहीं बनेगा, मटर से आलू नहीं बनेगा, गाजर से आलू नहीं बनेगा, तो अदला-बदली नहीं हो सकती। तो ऐसी ही अपनी प्रकृति नहीं छोड़ते। समझ में आ गया? एक एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये अगला पॉइंट हमारा यही है, देखो, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो किसी भी रिएक्शन में एक एलिमेंट के एटम्स को दूसरे एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना? उसके बाद अगला पॉइंट क्या है? ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही है, ठीक है? इन फॉर्मिंग ए कंपाउंड, जब भी कंपाउंड बनेगा ना, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक प्रकार के जो एलिमेंट्स है ना, उनके एटम्स केमिकली कंबाइन करते हैं। दे केमिकली कंबाइन टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है। रेशियो किसका होता है? ये मास का भी रेशियो हो सकता है और संख्या का भी हो सकता है, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, एक कार्बन एटम लगेगा उसमें और दो ऑक्सीजन एटम लगेंगे, तो 1 और 2 का रेशियो हो गया। ये तो हो गया मास का रेशियो, सॉरी नंबर का रेशियो, संख्या का रेशियो, 1:2 का संख्या का रेशियो हो गया। अब अगर हम मास की बात करें तो समझना बच्चों, ये जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स उनके भी मास होते हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई आपको बड़ी चीज है, बड़ा वजन है, उसको नाप तोल करने के लिए हमको यूनिट बड़ी चाहिए, किलोग्राम और ग्राम ले सकते हैं, लेकिन एटम इतने टाइनी पार्टिकल्स होते हैं कि ग्राम किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट्स हैं, बहुत बड़ी यूनिट्स हैं। तो इनका मास वजन ये भाई दिखते ही नहीं है, तो वजन कैसे तोलेंगे? तो इनका वजन नापने के लिए हमको बहुत ही छोटे वेट्स, बहुत ही छोटे छोटे बट्टे चाहिए। समझ में आ गया? तो एटम्स और मॉलिक्यूल जो भी होते हैं, इनका जो वजन है, मास है, उसको नापने के लिए स्पेशल जो यूनिट यूज होती है वो होती है एएमयू। क्या होती है? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आ गया? तो हम बात करेंगे इसकी बाद में। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एटम जो होते हैं तो तीन प्रकार के फंडामेंटल कणों के बनते हैं। क्या क्या होते हैं वो कण? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो इसमें जो प्रोटॉन होता है ना बच्चों, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, उसके मास को हम एक एएमयू कहते हैं। कितना कहते हैं? उसके मास को, प्रोटॉन के मास को बोलते हैं 1 एएमयू, एक एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है कि नहीं? क्या? और यही हम बट्टे के रूप में, वेट के रूप में यूज करते हैं एटम्स का मास नापने के लिए, ठीक है? अब मान लीजिए कि कोई एटम है और ये एक एएमयू जो बताया ना मैंने मास, ये एक हाइड्रोजन एटम, जो सबसे छोटा एटम, उसके मास के बराबर ही है। तो जो सबसे छोटा हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। और बच्चों इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत हल्का होता है प्रोटॉन के मुकाबले, तो उसका मास न के बराबर ही है। तो जो कुछ हाइड्रोजन एटम के अंदर मास है वो लगभग प्रोटॉन का ही मास होता है। तो एक हाइड्रोजन एटम के मास को ही हम एक प्रोटॉन का मास, या उसी को हम एक एएमयू बोल देते हैं। तो जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उसकी तुलना हाइड्रोजन से करते हैं। अब मान लीजिए कोई एलिमेंट, हाइड्रोजन का मास हमने एक एएमयू बोल दिया 1, ठीक है? अब मान लीजिए कोई दूसरा एलिमेंट है, उसका एटम हाइड्रोजन से 4 गुना भारी है, तो उसका मास 4 एएमयू हो गया। कोई 25 गुना भारी तो 25 एएमयू होगा, कोई 100 गुना भारी तो 100 एएमयू हो जाएगा। समझ आएगा कि नहीं? तो जितना गुना भारी है ना हाइड्रोजन से, तो तुलना हम क्या, फर्स्ट एलिमेंट, सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से कर रहे हैं। तो जितना गुना हाइड्रोजन से भारी है उतना उसका मास हो जाएगा। तो अभी बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो मैंने भी बताया था ना, CO2। तो चलिए मैं दोबारा लिख देता हूं। ये मान लो C है और ये है O और 2, ठीक है? अब ध्यान देंगे, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इसका जो मास होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन से एग्जैक्टली 12 गुना होता है। कितना गुना होता है? 12 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब मैं लिख देता हूं इसका मास कितना, 12। ये मैं आगे टेबल दे दूंगा पूरी, किस किस का मास कितना होता है। 12 एएमयू, ए एम यू, ओके, 12 एएमयू। और ये जो ऑक्सीजन एटम है, एक एटम जो है ना ऑक्सीजन का, वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है, तो इसका मास होता है 16 एएमयू, ठीक है? 16 एएमयू, ओके। अब बच्चों देखना ध्यान से, इस पूरे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए
कार्बन का एक एटम लगा, ऑक्सीजन के 2 एटम लगे। तो मुझे बताओ कार्बन का एक एटम का मास हो गया 12 और इसका एक एटम का 16 है, तो 2 एटम का कितना हो गया 32। तो मुझे बताओ 12 अगर मैं लेता हूं मास कार्बन का, तो 12 कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का मास कितना लगेगा? तो रेशियो निकालना चाहे ना हम, ऑक्सीजन का मास कितना लगेगा बताओ? 16 2 जा, समझ में आ गया? क्योंकि 2 एटम लग रहे हैं ना, तो इसका लगेगा 32। समझ में आ गया? ये मास का रेशियो। तो अगर मैं कार्बन 12 लेता हूं, अब इसको चाहे ग्राम में कर लो, अगर मैं 12 ग्राम कार्बन लूंगा तो 32 ग्राम लगेगा ऑक्सीजन। अच्छा 12 का डबल कर दो, सपोज ये मैंने 24 ग्राम लिया तो वो कितना लगेगा 64। तो ये रेशियो कांस्टेंट रहने वाला है। भाई आप मान लीजिए घर पे 2 चपाती है, 2 चपाती के साथ 1 कटोरी सब्जी लगती है, तो 4 चपाती के साथ 2 कटोरी सब्जी लगेगी, 10 चपाती के साथ 5 कटोरी सब्जी लगेगी, हाफ लगेगा ना। तो इसी प्रकार से रेशियो क्या रहने वाला? कांस्टेंट रहने वाला। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक ही चपाती दे दे 10 कटोरी सब्जी लग जाएगी, उल्टा नहीं हो सकता ना आपको, ठीक। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर इसको 4 से काटें तो यहां जाएगा कितना 4, 4 से कट जाएगा ना दोनों 4, और यहां कितना आ जाएगा 4, सॉरी 4 नहीं आएगा ना, ये तो 4 नहीं आएगा, यहाँ 2 आएगा है ना, ये 2 आ जाएगा, ठीक है 12 32। यहां तो आ जाएगा 8 और यहां क्या आ जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2:8 सही किया हमने। 2 कैसे आएगा, 3 आएगा ना, 3 आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये जो रेशियो है किसका, किसका, कार्बन का और ऑक्सीजन का, ये किस रेशियो में हुआ 3:8। तो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तब तब वो 3:8 के रेशियो में कार्बन और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनेगा मास, ठीक है। तो अगर हम 3 ग्राम ले ले कार्बन का मास, 8 ग्राम ले ले ऑक्सीजन का मास, देन ओनली दे विल रिएक्ट कंप्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी एलिमेंट कितना भी ले ले जोड़ के कंपाउंड बना दे, नहीं, ठीक है। उनकी चॉइस होगी, फिक्स रेशियो या तो मास के हिसाब से ले लें, या तो संख्या का रेशियो क्या बताओ, यहाँ 1:2 है और मास का रेशियो क्या है 3:8 हो गया। तो ऐसे वाटर में भी निकाल सकते हैं, समझ आ गया। चलिए तो मैं इरेज कर देता हूँ सारे इंक मार्क, क्लियर है ना। तो ये सेकंड वाला समझ में आ गया। लास्ट सेकंड लास्ट वाला जो पॉइंट हमारा, इन फॉर्मिंग ए कंपाउंड एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन टुगेदर, जुड़ते हैं आपस में, कंपाउंड बनाते हैं इन फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो में जुड़ेंगे या तो मास वाइज और या फिर नंबर वाइज, क्लियर है। या तो मास के हिसाब से जुड़ेंगे या फिर नंबर के हिसाब से जुड़ेंगे, ठीक है। और आखिरी जो पॉइंट है वो क्या है, ध्यान से समझेंगे, एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो एक्चुअली बच्चों ये जो चीज है ना लास्ट वाला पॉइंट, ये ऑलमोस्ट सेकंड वाला ही पॉइंट है। सेकंड वाला पॉइंट क्या कहता है, एटम को तोड़ नहीं सकते, इंडिविजिबल है। जब एटम को तोड़ नहीं सकते तो साबुत साबुत ही मिलेंगे। भाई हम मार्केट में जाते हैं, हम कोई भी सब्जी लाते हैं, आलू लाए, प्याज लाए, ब्रिंजल लाए, बनाना लाए, साबुत ही तो देते हैं। तौल में अगर मान लीजिए आप बनाना लेके आ रहे हो और तौल में थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो चाकू से काट के थोड़ी रख लेता है वो आधा, नहीं रखता ना। टमाटर काट के थोड़ी रख लेता है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया छोटा साइज का देता है, फिर भी ज्यादा हो रहा तो दे देता है वो। तो इसी प्रकार से तोड़ के नहीं देगा ना वो। तो एटम्स जब भी रिएक्ट करेंगे साबुत करेंगे होल नंबर्स में, वो तोड़े नहीं जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया एक तो हमने 3 एटम ने कार्बन के ले लिए और किसी दूसरे एलिमेंट के 2.5 एटम लगेंगे, 3.5 लगेंगे, 3.25 लगेंगे, नहीं, 2.5 पौना 3.5 नहीं हो सकता उनका। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो साबुत संख्या में ही कंबाइन होंगे। भाई एक एलिमेंट के अगर कुछ फिक्स संख्या में एटम्स लग रहे हैं तो दूसरे की भी होल नंबर में ही लगेंगे, तो उनके जो फॉर्मूले होते हैं उनमें डेसिमल्स नहीं आएंगे, फ्रैक्शंस नहीं आ सकते। समझ में आ गया कि नहीं क्या। एटम्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड, क्लियर है। तो बच्चों ये थे डाल्टन के पोस्टुलेट्स। चलिए आगे चलेंगे हम। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने बताया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, इसको हम 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो एक है पुरानी डेफिनेशन, एक आधुनिक मॉडर्न डेफिनेशन और आएगी, वो भी देखेंगे, ठीक है। मुझे बताइए, सपोज आपके पास एक बट्टा है 1 केजी का, समझ में आ गया। 1 केजी के बहुत सारे बट्टे हैं, वेट्स हैं, ठीक है, और आपको कुछ चीजें तोलनी है। अब मुझे बताओ, 1-1 केजी के बहुत सारे बट्टे, मान लो लाखों बट्टे हैं आपके पास। अब मान लीजिए आपके पास कोई 15 या 20 किलो कोई चीज तुलवाने के लिए आता है, ठीक है। तो आपने एक तराजू पे आपने जिस चीज को तौलना है वो रख दिया और दूसरे तराजू पे आपने 1-1 केजी के बट्टे चढ़ा दिए, तो मान लो 15 बट्टे चढ़ गए, आसान काम है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक ट्रक है, ट्रक को तुलवाने के लिए आ गया सामान से लदा हुआ,
तो समहाउ आपने चलो तराजू में रख भी दिया ट्रक को, तो अब दूसरे साइड में कितने बट्टे चढ़ाने पड़ेंगे आपको? बहुत सारे लगेंगे ना, थक जाओगे आप। तो इसका मतलब कभी-कभार ऐसा होता है कि जब मास ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारा जो मास के लिए को यूज़ करने के लिए जो बट्टा है ना, मास बताने के लिए जो बट्टा है, वेट जिसको बोलेंगे, है ना? वेट्स, वो उसका साइज भी तो बड़ा होना चाहिए। तो देखा होगा आपने कभी भी किसी शॉप जैसे आटा चक्की उसमें जाते हैं तो हम बट्टा हर प्रकार के होते हैं छोटे-बड़े, समझ में आ गया भाई? 1 केजी का मिलेगा, 2 का मिलेगा, 5 का मिलेगा, 20 केजी का मिलेगा, 50 केजी तक भी होते हैं वो, ठीक है? सीधी बात है, और कोई ज़्यादा बड़ा साइज नापना है तो बड़ा बट्टा काम में आ जाएगा, छोटा करना है तो छोटा बट्टा काम में आ जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो उनका साइज अलग-अलग। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड ले रहे हैं किसको? हाइड्रोजन एटम को। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के भी हम ये काम कर सकते हैं, और कार्बन 12 कार्बन एटम को भी स्टैंडर्ड मान के कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन एटम से एग्जैक्टली 12 गुना भारी होता है कार्बन का एटम। तो दोनों को हम स्टैंडर्ड मान सकते हैं, और स्टैंडर्ड मतलब सिर्फ तुलना करनी है हमको खाली, ठीक है? चलिए, क्या कहता है ये? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास, रिलेटिव होता है तुलनात्मक मास, इट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ अ हाइड्रोजन एटम टेकन एज 1 AMU। तो एक बात समझ लेते हैं, जो हाइड्रोजन एटम है उसका मास है 1 AMU, मतलब एक प्रोटॉन के मास के बराबर। एग्जैक्टली किलोग्राम में कितना होगा बाद में बता दूंगा, वैल्यूज आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो एक हाइड्रोजन एटम का मास 1 AMU है। तो अभी तुलनात्मक मतलब होता है हाइड्रोजन एटम के मुकाबले किसी एलिमेंट का जो एटम है कितना गुना भारी है, ये चीज कहलाती है उस एटम का एटॉमिक मास। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन के स्थान पे मैंने एक छोटा एटम ले लिया जिसका मास है 4, जिसका मास क्या है 4, ठीक है कि नहीं क्या? और दूसरा एटम एक और है जिसका मास 20 है। तो वो जो 20 वाला है इस 4 से कितना गुना भारी है? 5 गुना भारी है, तो उसका मास 5 कहलाएगा। तो ये 5 निकाला कैसे हमने? भाई इस पहले वाले से 5 गुना भारी है, तो भाई जो दूसरा एटम है उसका मास 20 है, तो मैंने 20 तो लिख दूंगा ऊपर में, 20 तो ऊपर लिख दूंगा, और जो हल्का वाला एटम है 4 जिससे तुलना करनी है उसका मास लिखूंगा नीचे। तो 20/4 कितना आएगा? 5। तो हम बोलेंगे कि बड़ा वाला जो एटम है वो नीचे छोटे वाले स्टैंडर्ड एटम से 5 टाइम्स हैवी है। समझ में आ गया? तो जो छोटा वाला एटम है वो हमने हाइड्रोजन लिया स्टैंडर्ड, तो उसका मास 1 AMU है। तो 1 AMU के मुकाबले या एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले कोई भी एलिमेंट का एटम कितना गुना भारी है वो कहलाता है उसका एटॉमिक मास, AMU में आ जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भी एलिमेंट है भारी वाला हाइड्रोजन से, उसका एक एटम का मास तो हमको ऊपर लेना पड़ेगा, और हाइड्रोजन एटम जो है उसका एक एटम का मास हमको नीचे लेना पड़ेगा। तो देखो ये रेशियो होता है मास ऑफ एन एटम, एन मतलब एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना उसका एक एटम का मास, और नीचे एक हाइड्रोजन एटम का मास जो कि एक AMU ही होता है। तो ये जो रेशियो है इसी को एटॉमिक मास कहा जाता है उस एलिमेंट का। समझ में आ गया? तो किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास का अर्थ होता है उस एलिमेंट के एक एटम का मास डिवाइडेड बाय एक हाइड्रोजन एटम का मास जो कि एक AMU ही होता है। समझ में आ गया? अच्छा, तो एक या तो आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो क्या? एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव होता है तुलनात्मक मास, तो डिवाइड करना पड़ेगा बड़े वाले को छोटे वाले से, ठीक है? रिलेटिव मास ऑफ किसका? एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ये ऊपर जो लिखा है एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू, जिससे तुलना करने उसका मास नीचे, एज कंपेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम टेकन एज 1 AMU, ठीक है? अच्छा, अगर आपको ये नहीं बोलना है ना, एक और बहुत सिंपल सा टर्म बताता हूं आपको मैं। हाँ? भाई रेशियो जो होता है, रेशियो हम कैसे लिखते हैं? A अपॉन बी लिखते हैं। सपोज मान लो दो चीजें हैं, उसका रेशियो हमको लिखना है A अपॉन बी, समझना ध्यान से। तो सपोज एक रेशियो मैं लिखता हूँ, ऊपर तो लिखता हूँ मैं सपोज A, ठीक है? पेन ले लेते हैं, ओके जी। सपोज मैंने यहां लिख दिया A, ठीक है? और नीचे क्या लिख दिया? अपॉन में B लिख दिया सपोज, ठीक? ओके बेटा, इंग्लिश में इसको कैसे पढ़ेंगे पता है? इसको पढ़ेंगे रेशियो ऑफ A टू B। कैसे पढ़ेंगे इसको? रेशियो ऑफ A टू B पढ़ेंगे इसको। समझ में आ गया कि नहीं क्या? रेशियो ऑफ A टू B, ठीक है? अच्छा, जो इज इक्वल टू है ना, इसको पढ़ना इज डिफाइंड एज, देखो लिखा हुआ इज डिफाइंड एज। लो जी, डेफिनेशन याद हो गई। ऊपर वाले को A, अपॉन को पढ़ते हैं टू B, तो इसको पढ़ेंगे द रेशियो ऑफ A टू B, ऊपर वाला टू नीचे वाला। चलिए देखो, एटॉमिक मास किसका? ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है? इक्वल टू की जगह इज डिफाइंड एज, तो यहां तक तो सेम ही है, ठीक है? देखो एटॉमिक मास किसका? तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट,
इज डिफाइंड एज, ठीक है, द रेशियो ऑफ ये टू ये, जैसे मैंने बताया ना ए टू बी, रेशियो ऑफ ए टू बी। तो देखो पूरा बोले जा रहा हूं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is defined as the mass of an atom of that element, sorry वापस रेशियो बोलना भूल गए, ठीक है। atomic mass of an element is defined as the ratio of mass of an atom of that element to the mass of one hydrogen atom। समझ में आ गया कि नहीं क्या, कि रेशियो ऑफ ये वाला टू ये वाला, और इसको जगह इज डिफाइंड एज बोल देना, समझ में आ गया। तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ an atom of that element to the mass of one hydrogen atom, और one hydrogen atom का मास होता है 1 AMU। क्लियर है, चलिए एक मार्क मिटा दें। तो ये समझ में आ गया आपको, हाइड्रोजन एटम एज स्टैंडर्ड। अब मैंने बताया कि भाई हम नापने का तरीका चाहे कुछ भी हो, मास तो वही आना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक तरबूज है, उसको हमने, जो हमारा एनालॉग जो वेइंग मशीन है जिसपे बट्टे रख के तौलते हैं, सपोज 5 kg आया, अब उसको मैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रख दूं तो भी 5 ही आना चाहिए, उसके 15 पीस करके थोड़ा थोड़ा मास निकाल के जोड़ दूं तो भी उसका 5 ही किलो आना चाहिए। इसका मतलब है कि चाहे तौलने का तरीका कुछ भी हो, मास चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। अभी क्या होता है, हम कार्बन एटम को स्टैंडर्ड मान के करें तो क्या होगा। अब ये जो कार्बन एटम होता है, ये हाइड्रोजन से एग्जैक्टली कितना बड़ा है, ये 12 गुना बड़ा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे नीचे पता है, आंसर तो वही आना चाहिए भाई, मास तो सेम ही आना चाहिए, मेथड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन नीचे मुझे हाइड्रोजन एटम नहीं लिखना। अब मुझे बताओ मेरे पास क्या है, एक तो है कार्बन एटम, समझ में आ गया, समझना ध्यान से, एक है कार्बन, सपोज ये रहा मेरे पास कार्बन, ठीक है, और एक है क्या, हाइड्रोजन एटम। और जैसे कि मैंने बताया, हाइड्रोजन के मुकाबले कितना गुना भारी है, 12 टाइम्स, 12 टाइम्स भारी है ना। तो मुझे बताओ अगर मैं कार्बन का 1/12 हिस्सा कर दूं, इसको 12 से डिवाइड कर दूं, इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि इन दोनों के मास को बराबर बनाना हो, तो मुझे कार्बन के 12 पीस करने पड़ेंगे और 12 में से एक टुकड़ा लेना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/12 करना पड़ेगा। सही लिखा ना मैंने भाई, 12 गुना है ना ये, तो अगर मैं 12 गुना कम 12 से डिवाइड कर दूं तो दोनों का मास बराबर हो जाएगा। तो मुझे बताओ यहाँ पे मैंने तुलना किससे की, एक हाइड्रोजन एटम से। अब अगर मैं नीचे हाइड्रोजन एटम नहीं लिखना चाहता तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 1/12 ऑफ कार्बन एटम। समझ में आ गया। तो बस यहाँ नीचे ना मास ऑफ क्या 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम भी लिख सकते हैं। तो फिर हमारा डेफिनेशन चेंज हो गई और वो हो गया कार्बन एटम को स्टैंडर्ड मान के। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो बस हाइड्रोजन के स्थान पे क्या लिख दिया जाएगा, 1/12 मास ऑफ अ कार्बन एटम, और एक कार्बन का मास कितना होता है 12 एमयू। अगर एक कार्बन का मास 12 एमयू है तो उसका 1/12 गुना करेंगे तो फिर 1 एमयू हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो जो अगली हमारी डेफिनेशन है बच्चों, वो कार्बन 12 एटम को स्टैंडर्ड मान के है। समझ में आ गया, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली डेफिनेशन की ओर। टेकिंग कार्बन 12 एटम स्टैंडर्ड, कार्बन 12 मतलब कार्बन का मास 12 एमयू होता है। तो देखो, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एक कार्बन 12 एटम। एक कार्बन एटम से तुलना करनी है जो कि 12 एमयू होता है, लेकिन रिजल्ट वही आना चाहिए। तो देखो सेम फॉर्मूला है सब कुछ। एटॉमिक मास क्या होगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, नीचे 1/12 मतलब 1/12 टाइम्स, ठीक है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। तो C12 एटम जो है उसका एक एटम का 1/12 मास लेना, तो वो भी 1 एमयू होगा। तो कुल मिला के बाद हाइड्रोजन से ही तुलना हुई हमारी, लेकिन लिखने का तरीका ये होगा हमारा, ठीक है। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं और हाइड्रोजन एटम को भी, और इसको हम पिछले वाले की तरह भी बोल सकते हैं। देखेंगे, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट टू 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 C12 एटम। समझ में आ गया, ऐसा भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बच्चों, एटॉमिक मास की दोनों चीजें। अगर आपको पूछा गया है डिफाइन एटॉमिक मास, तो नॉर्मली ये कार्बन 12 वाली ज्यादा स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसको प्रॉपर्ली याद करेंगे। वैसे दे तो आप कोई भी सकते हैं, अगर एग्जाम में पिन पॉइंट पूछने थे कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के बताइए या हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के बताइए, तो आपको दोनों सिंपल ही है, अच्छे से याद कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अगला हमारे कुछ एटॉमिक मासेस एलिमेंट्स के मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है कि नहीं क्या। तो इनको याद रखने का तरीका भी मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है, कि हाइड्रोजन एटम से कितना कितना गुना भारी है सारे के सारे, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है, ज्यादातर यही आपके काम आने वाले हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका 1 एमयू मास है, 1 प्रोटॉन के बराबर। हीलियम जो है
ये 4 गुना भारी है हाइड्रोजन से। कार्बन एग्जैक्टली 12 टाइम्स भारी है, नाइट्रोजन 14 टाइम्स भारी है, ऑक्सीजन 16 टाइम्स, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, ठीक है। उसके बाद सल्फर 32, क्लोरीन ये 35.5 है। इसमें बच्चों डेसिमल वाले सिर्फ दो ही हैं, ठीक है ना, 35.5। पोटेशियम 39, कैल्शियम 40 एमयू। तो सब मैंने ऊपर लिखा था यूनिट में, एटॉमिक मास एमयू में, एटॉमिक मास यूनिट। एमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। या तो हम इसको पूरा एएमयू लिख सकते हैं, और आजकल इसका एक स्टैंडर्ड आ गया, यू से भी डिनोट करते हैं, सिंपल यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। या तो एएमयू लिख दो, और एएमयू लिख रहे तो यू लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास। क्लियर है? तो पोटेशियम का 39, कैल्शियम 40, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक 65, सिल्वर 108, मर्क्यूरी 201। ठीक है कि नहीं? क्या तो इनमें से बच्चों इनके अगर आपको एटॉमिक नंबर से याद है तो मैं एक और टेबल में इनके एटॉमिक मास भी बता दूंगा आपको। 36 नंबर तक याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। सीक्वेंस में कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन वाला एटॉमिक नंबर 1 है, 2 वाला, 2 3 वाला, 3 जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, इस प्रकार से एक एक बढ़ता जाएगा ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो उनके एटॉमिक नंबर साथ लेंगे। तो एटॉमिक नंबर के आधार पर हम ये बड़ा इजीली पता लगा सकते हैं। तो एक मैं वो कंपैरिजन और दे दूंगा, ठीक है। तो टाइम बिंग के लिए इसको एक बार नोट कर लेंगे, फिर एक बार वो और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि एटॉमिक नंबर से इसको कैसे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या आयरन देखो तो पॉइंट वाले सिर्फ ये दो ही है, क्लोरीन 35.5 एंड कॉपर 63.5, ठीक है। उसके बाद आयरन और जिंक ये आपस में उल्टे हैं, देखो ये 56 है और ये 65 है, ठीक है कि नहीं? आपको पता होगा कि राइफल वगैरह होती है ना, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्जन है AK-47 और AK-56, और वो आयरन की बनती है। 56 वहां से याद रख सकते हैं, AK-56 AK-47, 56 वहां से याद रख सकते हैं आयरन, ठीक है। हथियार जो होते हैं नॉर्मली आयरन के बनते हैं। और फिर ये क्या है, उल्टा कर दिया, 56 का 65 तो जिंक हो गया ये, ठीक है। सिल्वर को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो S फॉर सल्फर, सल्फर को याद रखना बहुत अच्छा तरीका, S फॉर स्माइल, स्माइल करोगे तो 32 ही दिखेगी ना, तो 32 सल्फर, ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद पोटेशियम कैल्शियम का वैसे याद रखना पड़ेगा आपको। सिल्वर का कैसे याद रख सकते हैं बच्चों? आपको पता है कि आज भी हमारे समाज में या जो बुजुर्ग होते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह फॉर एग्जांपल, उनके पास देखना पहले पुराने जमाने में मोटे मोटे चांदी के गहने वगैरह पहनते थे, पैरों में कड़े वगैरह होते थे, सिल्वर चांदी, ठीक है कि नहीं? का तो ये बुजुर्गों से रिलेटेड। आजकल यंग जनरेशन बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती चांदी को, लेकिन ओल्ड जनरेशन बहुत पसंद करती थी, ठीक है नहीं? चांदी के ग्रैंड पेरेंट्स को। ओके, अब मुझे बताओ वो जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी हैं या दादी हैं, वो काफी आजकल धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं सभी के, ठीक है। और उनके पास नॉर्मली देखना मंदिर अंदर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके पास देखो एक वो होती है रोजरी। रोजरी मतलब मन के वाली माला होती है, आपको पता होगा। हर बुजुर्ग के पास घर में लगभग मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं? क्या और किसी न किसी भगवान का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो उनकी उसके अंदर जो गोल गोल मन के होते हैं बीड्स, वो एग्जैक्टली 108 होते हैं, 108 होते हैं मन के। और ये शुभ अंक माना जाता है नाम लेने के लिए किसी भी भगवान का, ठीक है कि नहीं? क्या तो कैसे याद रहेगा उनको? 1 2 3 4 नहीं गिनते रहते। उन मनकों में क्या एक जगह गांठ लगी होती है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे गिनना, और फिर राम राम इस प्रकार से बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, और फिर क्या, जैसे ही वो पूरा 108 पूरा हो जाएगा तो एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे बीच में नहीं छोड़ते वो, ठीक है। तो सुबह शाम क्या है, जब भगवान का नाम जपना हो तो वो इसका सहायता लेते हैं, ठीक है। तो रोजरी बीड बोलते हैं उनको, ठीक है। तो 108 ही होते हैं एग्जैक्टली, तो ऐसे याद रख सकते हैं। सिल्वर उनसे एसोसिएटेड है। मर्क्यूरी क्या है, 201 होता है। फॉस्फोरस का 31 है, सिल्वर से इससे सल्फर से एक कम है खाली। फिर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इनके अगर एटॉमिक नंबर से याद हो जाएंगे ना आपको बच्चों, तो बहुत आसान है। तो मैं बता दूंगा एक बार उसका कंपैरिजन भी, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा लर्न कर लेंगे। फिलहाल इतना ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको, नॉर्मली न्यूमेरिकल्स में दे दिए जाते हैं, लेकिन लर्न कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आगे के लिए। क्लियर है? चलिए, तो ये था एटॉमिक मास एएमयू, एटम्स का, ठीक है। अब हम देखेंगे एटम और मॉलिक्यूल में तुलना क्या है, कंपैरिजन क्या है, ठीक है। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर का सबसे छोटा कण जो पार्टिसिपेट कर सकता है वो होता है एटम। और मॉलिक्यूल क्या होता है? समूह होता है एटम्स का। एक जैसे एटम्स भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी। मॉलिक्यूल इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सिमिलर अथवा डिसिमिलर एटम्स। और मैंने बताया था मॉलिक्यूल दो प्रकार के होते हैं। अगर एक ही जैसे एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहलाता है। ओजोन बताया था, O2 O3, ठीक है कि नहीं? क्या सल्फर S8। और अगर मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रकार के एटम्स हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहलाता है। वाटर हो गया H2O, CO2, अमोनिया, समझ में आ गया? तो एलिमेंट का भी हो सकता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड का भी हो सकता है। उसके बाद एटम्स
अलग थलग इंडिपेंडेंटली प्राकृतिक रूप से पाए नहीं जाते हैं। दे डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन नेचर, इसका मतलब वो अनस्टेबल है, अकेले नहीं पाए जाते, ठीक है कि नहीं क्या। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वो अलग थलग पाए जाते हैं, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर, समझ में आ गया। और ये ज्यादा स्थायी है, स्टेबल है, ये टिक नहीं सकते, ये तुरंत ही जुड़ जाएंगे किसके साथ में, तो अलग थलग नहीं मिल सकते। स्टेबल मतलब ये टिकाऊ नहीं है, जबकि ये टिकाऊ है ज्यादा, ठीक है। देन मैंने बताया था एटम्स किस चीज के बनते हैं, 3 प्रकार के फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बने होते हैं एटम्स, जबकि मॉलिक्यूल एटम्स के बनते हैं। तो देखो एटम्स बनते हैं इन तीनों के, और एटम्स के जुड़ने से क्या बनेंगे, मॉलिक्यूल्स बनेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद एटम्स को उसके फंडामेंटल कणों में तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है, समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। इट इज नॉट इजी टू ब्रेक एटम इनटू इट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम हीट दे करके या इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा हम उसको रिस्पेक्टिव एटम्स में तोड़ सकते हैं। मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बाय गिविंग, या तो हीट दे करके या किसी भी केमिकल या इलेक्ट्रिसिटी वाले प्रोसेस से उनको तोड़ा जा सकता है, समझ में आ गया। तो ये था एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिफरेंसेस, ठीक। चलिए अब हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल, नाम खुद ही बता रहा है, किसी भी पदार्थ के सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के कितने कितने एटम्स होते हैं, ये बताने वाला फॉर्मूला क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो ए फॉर्मूला विच गिव्स, जो कि देता है, क्या देता है, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की संख्या क्या है, किसमें, एक मॉलिक्यूल में, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में, ये बताने वाला फॉर्मूला है केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देते हैं, फॉर्मूला विच गिव्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। एग्जांपल, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 है, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, केमिकल फॉर्मूला। तो अभी क्या हमको संदेश दे रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, जानकारी ये दे रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, एक गुच्छा जो है ना, समूह है ना, मॉलिक्यूल, इसमें क्या क्या होता है, 2 हाइड्रोजन एटम, देखो H के नीचे 2 लिखा है, तो 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। तो जानकारी ये मिली, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम, 4 ऑक्सीजन एटम, समझ में आ गया। तो किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनकी संख्या क्या है, ये बताने वाला फॉर्मूला कहलाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर है। चलिए अगला, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, उसी को एग्जांपल ले लेंगे। अब जैसे हमने देख लिया कि सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल में ये फॉर्मूला है, हमको पता है 2 एटम हाइड्रोजन के, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन के। तो अब अगर एक एटम का हाइड्रोजन का मास हमको पता है 1 mu है, सल्फर का भी बताया था मैंने 32, ऑक्सीजन का 16, 16। तो अभी अगर एक एटम का मास 1 mu है 1, तो हाइड्रोजन के कितने, 2 एटम्स हैं, तो 2 से इंटू कर दिया तो 2 हो गया मास इनका। तो ये तो हाइड्रोजन का हो गया, एक ब्रैकेट में निकाल लिया, प्लस अब जोड़ना है। अब इस गुच्छे में सल्फर का एक ही एटम है, तो एक एटम का मास होता है 32 mu, तो 32 लिख लिया, प्लस और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 है, तो यहाँ 16 लिख दिया, और 4 है टोटल, तो इंटू 4 कर दिया। तो सारे गुच्छे का टोटल मास आ जाएगा mu में। तो ये 2 1 जा 2, 32 का 32, 16 4 जा 64, ऐड किया तो 98 आएगा। तो 98 mu, मैंने बताया था mu को स्मॉल u भी ले सकते हैं। तो पूरे गुच्छे का मास आ गया एक हाइड्रोजन एटम के मुकाबले 98 गुना भारी है, 98 mu उसका। तो ये मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो अब कैसे निकाला, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सभी का टोटल मास निकाल लो और ऐड कर दो, वो होता है मॉलिक्यूलर मास, समझ आया क्या। तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स के मास का सम। क्लियर है, इजी। तो वो टेबल यहां काम आती है, ठीक है कि नहीं क्या। अगले हमारे टॉपिक है आयन क्या होता है और उनके प्रकार क्या है। तो बेसिकली बच्चों मैंने बताया था कि कभी भी एटम जो होता है जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है या गेन कर लेता है तो उसके ऊपर चार्ज इम्बैलेंस हो जाता है, या तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा या माइनस का आ जाएगा। तो ये अकेले एटम के साथ भी हो सकता है और एटम के गुच्छे के साथ भी हो सकता है। भाई एक अकेला एटम वो इलेक्ट्रॉन ले ले या दे ले तो प्लस या माइनस का चार्ज आएगा, और अगर गुच्छा समूह में काम हो रहा है तो समूह के ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज आएगा। तो या तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, यदि इसमें किसी भी प्रकार का चार्ज प्लस या माइनस का आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं, रेडिकल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम चार्ज इज कॉल्ड एन आयन, कुछ चार्ज उन पे आ जाए ये आयन या फिर रेडिकल कहलाता है। दो मेन प्रकार इसके, कैटायन इनके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, एनायन इनके ऊपर माइनस का होता है, तो कैटायन देखेंगे। अच्छा इनको हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। बच्चों हमारे जो केमिकल्स होते हैं दो मेन प्रकार के होते हैं, कुछ एसिडिक होता है कुछ बेसिक होता है, एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं, बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयन होता है, उनके अंदर OH होता है बेसिस में, ठीक है।
तो एसिड और बेस बिल्कुल उल्टी प्रवृत्ति वाले केमिकल कंपाउंड थे। तो जैसे अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, तो उसका जो स्टार्टिंग है वो H से है, हाइड्रोजन के कंपाउंड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl H का कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड HNO3 H का कंपाउंड है। तो सारे एसिड्स में H होता है और बेसिस जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, उसमें OH होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस OH वाले कंपाउंड है। ध्यान देना। तो तो कैटायन क्या होते हैं? पहला तो मैंने बताया ना, इन पे कैसा प्लस का चार्ज है। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग सम पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड कैटायंस। एक तो इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और कैसे बनते हैं ये? दे आर फाउंड व्हेन बेसिस लूज OH चार्ज। अब मान लीजिए बेस है NaOH है, तो NaOH में से OH आयन हट गया माइनस का, तो सिर्फ Na बचेगा पीछे प्लस का। भाई जितना माइनस का हट गया उतना ही पीछे प्लस का चार्ज छूट जाएगा। तो OH आयन हट गया तो पीछे प्लस का बच गया। तो जितने भी बेस है उसमें से OH आयन हटाने पर जो पीछे बच जाता है वो कैटायन कहलाता है। तो क्योंकि बेस के OH आयंस हटने से बने तो बेसिक रेडिकल भी कहलाते हैं। समझ में आ गया? तो प्लस के चार्ज वाले जितने भी रेडिकल्स आयंस हैं वो बेसिक रेडिकल कहलाते हैं, क्योंकि बेस में से ये OH के हटने से बनते हैं। तो हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल। समझ में आ गया? तो बेस में OH हटाने से जो आयन बना वो बेसिक रेडिकल, और एसिड में H हटाने से जो बना वो एसिडिक रेडिकल। क्लियर? चलिए, तो दे आर फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ए न्यूट्रल एटम। एक एटम जैसा कि मैंने बताया उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस में होते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम। सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 है। इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो मैं यहां लिख देता हूं 11 इलेक्ट्रॉन एंड 11 प्रोटॉन। समझना आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। क्या? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ये है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैं बता चुका हूं कैसा होता है, कैसा होता है? माइनस का। और 11 ही प्रोटॉन है, 11 ही क्या है? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन का होता है प्लस का। बराबर चार्ज होता है दोनों, बस साइन का फर्क है, एक प्लस का है एक माइनस का है। प्रोटॉन का चार्ज है प्लस का। ठीक है, अब ये दोनों टोटल चार्ज मिला के 0 हो गया। 11 तो माइनस का, 11 प्लस का 0 हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये एटम मेटल है। सोडियम क्या है? ये मेटल है। और मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन खोने की, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, खो देते हैं। ठीक है कि नहीं? क्या? तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। अब एक ही क्यों खोएगा उसका मैं रीजन बाद में बताऊंगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कैसे खोता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो अब मुझे बताओ 11 इलेक्ट्रॉन में से इसने एक खो दिया तो कितने रह गए? 10 ही रह गए। तो माइनस का तो 10 चार्ज और प्लस का 11, तो माइनस 10 और प्लस 11, तो प्लस का एक फालतू बच गया ना, तो इसके ऊपर प्लस हम लगा सकते हैं। 1 लगाने की जरूरत नहीं है, +1। ठीक है, तो अब प्लस का चार्ज फालतू आ गया तो ये सोडियम आयन कहलाएगा, ये कैटायन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया, बाहर आ गया ये। ठीक है, चलिए मैग्नीशियम जो है इसकी टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की। ये एक क्यों करेगा, 2 क्यों करेगा, 3 क्यों करेगा, बाद में देखेंगे हम। ठीक है, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 प्रोटॉन है। 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कितने बचेंगे? तो 10 ही बचेंगे। तो माइनस का तो 10 और प्लस के तो 12 ही है। तो -10 + 12 मतलब प्लस का 2 आएगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, +3। तो मतलब ये हुआ कोई भी मेटल एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना माइनस का घट गया तो उतना ही प्लस का फालतू हो जाता है। समझ में आ गया? एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एक प्लस का आ जाएगा, 2 लूज करने पर 2 प्लस का, 3 लूज करने पर 3 प्लस का। तो ये बन गए हमारे कैटायन। तो इसको बोलेंगे सोडियम। ये सोडियम एटम है, ये सोडियम आयन है। मैग्नीशियम एटम, मैग्नीशियम आयन। एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम आयन। बाद में देखेंगे कि इसने 1 2 और 3 ही क्यों लूज किए। सिस्टम समझ में आ गया? तो अब देखो ये सेंटेंस पढ़ेंगे। दे आर फॉर्म्ड, कैसे बने ये? व्हेन या दे आर फाउंड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय न्यूट्रल एटम। कोई भी न्यूट्रल एटम, बिना चार्ज वाला एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस में है, उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन खो देने पर ये बनते हैं। समझ में आ गया? ये था हमारा बच्चों कैटायन। कैटायन मतलब हो गया बेसिक रेडिकल। क्लियर है? अब एक और रह गया हमारा एसिडिक रेडिकल। समझ में आ गया? ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एनायन या फिर एसिडिक रेडिकल। तो एसिडिक रेडिकल क्या होता है? दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। उनके ऊपर चार्ज कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं अभी बताया था मैंने। दे आर फाउंड व्हेन एन एसिड लूजेस H+। अब जितने भी एसिड्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन कॉमन होता है H+। तो H+ लूज कर देगा, प्लस का गया तो पीछे माइनस का चार्ज वाला जो भी एटम रह गया या मॉलिक्यूल जो ग्रुप रह गया वो एनायन कहलाएगा। इनको हम एसिडिक रेडिकल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एसिडिक में से H+ निकलने से बनता है वो, इसलिए पीछे जो बच जाएगा वो एसिडिक रेडिकल कहलाएगा। नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है कि नहीं? का दे आर आल्सो फाउंड व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बताया अभी कि कैटायन तो इलेक्ट्रॉन खो देने से बनता है, तो एनायन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन पा लेने से, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेने से बनेगा। चलिए अब ये देखते हैं क्लोरीन एटम है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं एटॉमिक नंबर क्लोरीन का
17 होता है। ठीक है, अभी अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो 17 का मतलब क्या, इसके पास 17 तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 17 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है कि नहीं का। और प्रोटॉन भी कितने हैं बताओ, 17 है। ठीक है, और ये बेटा नॉन मेटल है, ध्यान देना। तो इसकी गुण क्या है, इलेक्ट्रॉन को खोने का होगा। कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे देना तो आसानी से ले लेगा, ठीक है ना। ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, ये नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। 6 नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, तो इसके आगे एक नोबल गैस है क्या, आर्गन, 18 नंबर पे। तो उसके जैसा बनने के चक्कर में एक इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है। अब देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ प्रोटॉन आएगा, ठीक है कि नहीं का, ये प्रोटॉन आएगा। ओके, क्या था, 17 तो है इलेक्ट्रॉन और 17 ही है प्रोटॉन। ओके, एटॉमिक नंबर है इसका। ठीक है, अब मुझे बताओ, इसको आर्गन जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर जैसे मान लो सोडियम ने एक लूज किया था, तो इसने वो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो पहले से तो 17 है इसके पास, एक लेने के बाद कितने हो जाएंगे, 18। तो माइनस का तो 18 और प्लस का 17 है, तो -18 + 17, माइनस का फालतू हो गया, तो माइनस का एक चार्ज से प्रकट हो जाएगा। तो सिंपल बात क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेने से एक माइनस चार्ज आता है, दो लेने से दो माइनस, तीन लेने से तीन माइनस चार्ज। इस प्रकार से हमारे एनायन बन जाएंगे। समझ में आ गया। तो कैसे बने बताओ, दे आर फॉर्म्ड व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कैटायन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना प्लस का चार्ज, एनायन जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना माइनस का चार्ज। तो देखो ए फॉर एनायन, ए फॉर आना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, आने देना। तो एनायन में इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, आएगा तो उतना ही माइनस का चार्ज पड़ जाएगा। समझ में आ गया, एनायन कैटायन क्लियर है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 3 माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये था एनायन और कैटायन। तो बाद में आपको भी इसके अगला जो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगा कि इन एनायन और कैटायन के फॉर्मूले कुछ बताऊंगा जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, हर क्लास में काम आएंगे। और उनसे फिर हम कैसे केमिकल कंपाउंड्स के फॉर्मूले राइट करेंगे। फॉर्मूले लिखने आएंगे तभी आपको केमिकल रिएक्शंस वगैरह लिखने आएंगे, इसके बिना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं। और ये बेटा हमारे चैप्टर जो है सेकंड थर्ड वाला, उसका लास्ट पार्ट था, लास्ट इसका था आज का वीडियो का पार्ट। तो इसके अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स, कैसे राइट करते हैं। तो मैं कुछ एनायंस और कैटायंस की लिस्ट बनाऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, लर्न करेंगे, और उसके बाद हम कंपाउंड फॉर्मेशन देखेंगे। देन ओनली विल सी रिएक्शंस वगैरह, उसके बिना उसको समझना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप इसको एंड तक देखिएगा, पूरा अच्छे से समझना, उसके बाद ही नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।